शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में। आज फॉरेन वाले पेज से पार्टिकुलरली पाकिस्तान के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, इसलिए पाकिस्तान का हम मैप देख लेते हैं। यहाँ जो मैप आपको दिखाई दे रहा है ये मैप है पाकिस्तान का जियोग्राफिकल मैप। ये इसका भौगोलिक मैप हम देख रहे हैं, प्राकृतिक मैप देख रहे हैं। यहाँ पर हमको पाकिस्तान कौन कौन से देशों के साथ में सीमा साझा करता है, इसके साथ साथ में यहाँ पर कौन कौन सी इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, इनको हम देख सकते हैं। तो नीचे की तरफ में यदि हम जाते हैं पाकिस्तान के, तो ये वाला जो हिस्सा है इसका अरब सागर है। ठीक है, अरब सागर से इसका साउथ वाला हिस्सा टच होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पाकिस्तान के नीचे में पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको अपन कर्क रेखा बोलते हैं। वहीं यदि हम देखें इसका जो पश्चिमी वाला हिस्सा है वो ईरान के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। ईरान के ऊपर यदि आप जाएंगे तो अफ़गानिस्तान के साथ में पाकिस्तान काफ़ी बड़ी सीमा साझा करता है। और फिर सीधे हम आ जाते हैं किस तरफ, इंडिया की तरफ में। बाकी का जो इसका हिस्सा है वो इंडिया के साथ में शेयर होता है। आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया, और इधर के बहुत सारे जो राज्य हैं पाकिस्तान से सटे हुए हैं। यहाँ की जो इम्पोर्टेंट रिवर है सबसे वो है इंडस रिवर। बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर पाकिस्तान से होकर के गुजरती, कई सारी सहायक नदियाँ यहाँ पर अपने पानी को गिराती हैं। इसके साथ साथ में यहाँ की जो एक और इम्पोर्टेंट रिवर है वो है मस्काई रिवर। यहाँ पर जो डार्क ग्रीन एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये पहाड़ी एरिया है, पर्वतीय एरिया है, और ये एरिया है हिंदू कुश पर्वत का। नॉर्दर्न एरियाज यहाँ पर आपको K2 देखने को मिल जाएगा जो कि हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है। इंडस रिवर में ऊपर की तरफ से मतलब काबुल की तरफ से काबुल रिवर आकर के मिलती है खैबर पास होते हुए और सिंधु नदी में अपने पानी को गिराती है। कई सारी यहाँ पर मेजर सिटीज़ हैं आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसके साथ साथ में हमको यहाँ पर कुछ पठारी एरिया भी देखने को मिलता है, जैसे कि बलूचिस्तान का पठार। नोकुंडी एक जगह का नाम है। इसके अलावा यहाँ पर हिंगोल नेशनल पार्क, किरथर नेशनल पार्क, ये इंडस रिवर है, और इंडस रिवर के किनारे यहाँ पर हैदराबाद बसा है। ये है पाकिस्तान का कराची शहर, ये है ओरमरा, और ये है ग्वादर। ये आप देख रहे हैं किनारे किनारे में बंदरगाह पाकिस्तान के बने हुए। हजरांगी चिल्तान नेशनल पार्क है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। फिर है ऊपर में जाएंगे तो क्वेटा है, झोब है, मुल्तान है, पंजाब, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरात। पाकिस्तान की राजधानी ये है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के एरिया को बताया जाता है, इसका जो एरिया है कितना है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 8,81,913 इसका टोटल एरिया है। साउथ एशिया में ये पड़ता है। इसकी जो लोकेशन है वो जंक्शन में पड़ती है इंडियन और यूरेशियन प्लेट के। द कंट्री इज़ हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक। अब जब हम कह रहे हैं कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में ये स्थित है, तो जाहिर सी बात है दोनों प्लेटों में मूवमेंट होता है, टकराहट होती है, और इसी के चलते चलते फिर अर्थक्वेक आता है। इसको हम अलग अलग मेजर जियोग्राफिक जोन में बांट सकते हैं, जैसे कि आपने मैप में देखे हैं। दीज आर हाईलैंड इन द नॉर्थ की तरफ में जाएंगे तो पहाड़ी एरिया है। द प्लेन ऑफ द इंडस रिवर एंड बलूचिस्तान प्लेटू, ठीक, सिंधु नदी का मैदान है, बलूचिस्तान का पठार भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ में आपको थार डेजर्ट देखने को मिलता है जो कि इंडिया के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। वर्ल्ड की जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो है माउंट K2। ये लोकेटेड है पाकिस्तान में। द पीक हैज़ बीन मार्क्ड ऑन द मैप एंड इज आल्सो हाईएस्ट पॉइंट इन द कंट्री, 8,611 मीटर और 28, ठीक है, 28,250 फीट। इसके बाद यहाँ वाला जो आप मैप देख रहे हैं ये मैप है यहाँ के प्रोविंसेस और टेरिटरीज़ को बताता है। यहाँ के बड़े बड़े प्रोविंस आप देख सकते हैं, जैसे बलूचिस्तान है, नीचे की तरफ में सिंध है, पंजाब है, फटा है, खैबर पख्तूनवा, गिलगित बाल्टिस्तान।
वहीं वर्ल्ड में इसकी लोकेशन यदि हम देखें तो ये जो पाकिस्तान है ये एशिया के साउथ वाले हिस्से की तरफ में पड़ता है, कर्क रेखा के जस्ट ऊपर में, और यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि कर्क रेखा इससे गुजरते हुए जा रही है। तो मिडल ईस्ट वाले एरिया में पड़ जाता है एशिया के। पाकिस्तान एक संप्रभु देश है, सोवरेन कंट्री है, जो कि साउथ एशिया में पड़ता है। ये लोकेटेड है नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ में। इसकी बॉर्डर जो है 4 देशों के साथ में लगती है। भारत पूर्व की तरफ में पड़ जाता है, नॉर्थ और ईस्टर्न बॉर्डर चाइना के साथ में शेयर हो रही है, साउथ वेस्टर्न बॉर्डर ईरान के साथ में शेयर हो रही है, और वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न की तरफ में हम जाते हैं अब तो अफगानिस्तान पड़ता है। मतलब कुल मिलाकर के 4 देशों के साथ पाकिस्तान अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, ईरान, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे ये एडिटोरियल एससीओ से रिलेटेड है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर मैप में इसके मेंबर कंट्रीज़ के बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो बड़ा सा ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, डार्क ग्रीन जो कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके मेंबर स्टेट माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ ये पीला पीला टाइप का कलर देखा जाएगा, ये ऑब्जर्वर स्टेट है। इसके बाद ये जो थोड़ा सा ब्लैक कलर आपको दिखाई दे रहा है, बेलारूस, टर्की, ये सब इसके डायलॉग पार्टनर है। और वहीं यदि हम बात करें एक्सीडिंग मेंबर्स की, तो ये लाइनिंग से इसको दर्शाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया में लाइनिंग बनी हुई है, ये क्या है, एक्सीडिंग मेंबर स्टेट के रूप में जाने जाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में हम देखेंगे कि एससीओ चर्चा में रहा था क्योंकि ईरान और बेलारूस को हम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाने वाले हैं। चाइना, रसिया एंड 4 सेंट्रल एशियन स्टेट जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, इन्होंने स्थापना करी थी एससीओ की, इसलिए हम इनको फाउंडिंग मेंबर बोलते हैं। ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है ये? यूरो एशियन। इसमें थोड़ा सा कुछ यूरोप का हिस्सा जाता है और कुछ हिस्सा जाता है एशिया का। राजनैतिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको जाना जाता है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही ज्वाइन किया था इस ग्रुप को 2017 में इन इट्स फर्स्ट राउंड ऑफ एक्सपांसन, पहली बार जब एक्सपांसन हुआ था। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार से परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। एससीओ ग्रीव आउट ऑफ संघाई 5 ग्रुपिंग। शुरू में ये संघाई 5 के रूप में हुआ करता था, बाद में एससीओ के रूप में उभरा। संघाई 5 में रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान हुआ करते थे, जिसको सेटअप किया गया था 1996 में ताकि रिजॉल्व किया जा सके बाउंड्री डिस्प्यूट को चाइना एंड ईच ऑफ 4 अदर मेंबर कंट्रीज। तो इसको स्थापित करने का जो मूलभूत काम यही था कि चाइना के साथ में अन्य देशों की जो सीमाएं साझा होती हैं, दोनों के बीच में जो विवाद चलता है उसको सॉल्व किया जा सके। और यही चीज़ को लेकर के इंडिया भी इस ग्रुप में शामिल हुआ था कि हमारे और चाइना के बीच में भी विवाद चलते रहता है, तो चलो हम इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा। उज्बेकिस्तान इसमें 2001 में शामिल हुआ था। रिकिस्टन इटसेल्फ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिर इसका नाम कैसा हो गया, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। एंड ब्रॉडेंड इट्स एजेंडा टू इंक्लूड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी कोऑपरेशन। पहले तो क्या था कि सीमा में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, बाद में जैसे ही ये संघाई 5 से संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना तो इसने क्या कहा कि नहीं, पॉलिटिकल इशू, इकोनॉमिक इशू, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इन सब को हम उठाने वाले हैं। जून 2017 आस्थाना में इसकी बैठक हुई थी, द कैपिटल सिटी ऑफ कजाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान इसके फुल मेंबर बन गए थे। कुल मिलाकर के इंडिया और पाकिस्तान जब इसमें शामिल हो गए तो इसकी जो जियोग्राफी है और भी बढ़ गई, इसकी जो डेमोग्राफी है, इसकी जो इकोनॉमिक प्रोफाइल है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। आज के समय में आप देखेंगे अबाउट हाफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड क्वार्टर ऑफ इट्स जीडीपी, आधी दुनिया एससीओ में है, ठीक है, और जो जीडीपी है दुनिया की जितनी भी, उसका क्वार्टर हिस्सा एससीओ के पास में है।
एससीओ के 4 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। वहीं इसके 6 डायलॉग पार्टनर हैं, अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की, श्रीलंका। हेड्स ऑफ काउंसिल स्टेट की बात करें तो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी मानी जाती है एससीओ में, जिसकी बैठक हर साल होती है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर साइन किया गया था सेंट पीटर्सबर्ग एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग जून 2002 में। इसके बाद सीधे चलते हैं एडिटोरियल की तरफ और देखते हैं एडिटोरियल में क्या बताया जाता है। तो एडिटोरियल में मेनली फोकस किया जाता है कि एससीओ की अभी हाल फिलहाल में जो बैठक हुई है वो कितनी सफल मानी जा सकती है। तो राइटर का कहना है ये जो एससीओ का समिट हुआ है, एक तो आपने कोई रीज़न नहीं बताए हैं कि इसकी फिजिकल मीटिंग आपने क्यों नहीं रखे, आपने ऑनलाइन वर्चुअल ही इसकी मीटिंग क्यों रखे। तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अमेरिका को नाखुश नहीं करना चाहता था भारत, क्योंकि एक तरफ तो मोदी को अमेरिका जाना था, ठीक है, अमेरिका की विज़िट करना चाहता था, तो अमेरिका क्या है एससीओ को गलत दृष्टि से देखता है। कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो एससीओ का जो गठन किया गया था, तो जैसे कि नेटो बनाया गया है अमेरिका के द्वारा, ठीक उसी प्रकार से उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका को लगता है कि एससीओ का गठन किया गया है। जबकि नेटो को देखा जाए तो ये प्योरली मिलिट्री अलायंस है, लेकिन जो एससीओ समिट होता है, जैसे कि आप शुरू में ही देखे हैं, जो देश हैं चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, उनके बीच में जो विवाद होते रहता है, उस विवाद को निपटाने के लिए एससीओ की बैठक की गई थी या फिर एससीओ की स्थापना करी गई थी। अच्छी बात यह है कि एससीओ धीरे धीरे करके एक्सपांड होते जा रहा है। इस बार जो मेन मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे वो मुद्दे तो इस बार भारत की तरफ से उठाए नहीं गए। भारत ने यूक्रेन युद्ध के ऊपर एक शब्द भी नहीं कहा है। कैसे कहता? क्योंकि उस बैठक में रसिया आया हुआ था। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हम रसिया के सामने कैसे कह सकते हैं, कैसे रसिया की आलोचना कर सकते हैं, एक रीज़न ये भी हो सकता है। इसके अलावा भारत की तरफ से बहुत सारे मुद्दों के ऊपर कहना चाहिए इशारा किया गया। भारत ने टेररिज्म को लेकर के अपनी बात कही, पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाया कि वो पाकिस्तान क्या काम करता है, आतंकवादियों को पनाह देता है और उनका उपयोग करता है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। इसके साथ साथ में उन्होंने कनेक्टिविटी के ऊपर जोर दिया था। भारत सरकार की तरफ से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कहा गया, लेकिन इसके साथ साथ में नरेंद्र मोदी ने इस बात पर भी फोकस किया था कि कनेक्टिविटी यदि आप बढ़ा भी रहे हैं, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर भी रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की सोवरेन स्टेटस को प्रभावित कर दें। कुल मिलाकर के किसी देश की संप्रभुता को आप प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते हैं, जैसा कि चाइना कर रहा है। कुल मिलाकर के इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया था वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर के ही दिया गया था, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का इंडिया पार्ट नहीं है। पूरी देश दुनिया को जोड़ने का कार्यक्रम चलाया है चाइना ने, ठीक है। नीचे की तरफ में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर एक मैप है, मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और किन किन को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है चाइना। बंदरगाह के माध्यम से भी बहुत सारे देशों को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ में रोड के माध्यम से भी बहुत सारे देशों को कनेक्ट किया जा रहा है। रोड के माध्यम से जैसे कि आप देख सकते हैं जियान, लांजाऊ, उर्मिकी, हावरघूसी, आगे आप जाएंगे तो अलमैटी, बिस्केक, समरकंद, दुशांबे, तेहरान, इस्तांबुल, ठीक है, और ये डाइसबर्ग हो गया, रॉटरडैम हो गया, वेनिस हो गया और एथेंस, सबको इसने रोड के माध्यम से कनेक्ट कर दिया है। ये जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है ये सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है, और ब्लू कलर की जो लाइन आपको दिखाई दे रही है वो मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव है, ठीक है। मतलब बंदरगाहों को वो जोड़ने का काम किया है। चाइना के कितने सारे बंदरगाह हैं देख सकते हैं आप, फुजाओ, क्विंगझाओ, गुआंगझू, इसके अलावा झांगजियांग, हाइकू, बेहाई,
बहुत सारे इधर से जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि कुआलालंपुर हो गया, जकार्ता हो गया, इंडोनेशिया हो गया, कलकत्ता हो गया, कोलंबो को भी कनेक्ट करेगा, नैरोबी साउथ अफ्रीका में, फिर इधर से एथेंस हो गया, वेनिस हो गया, इन सबको जो है मेरी टाइम सिल्क रोड के माध्यम से चाइना जोड़ना चाहता है। इंडिया इसका विरोध इसलिए कर रहा है रोड वाले प्रोजेक्ट का, क्योंकि ये जो रास्ता है चाइना भारत के उस हिस्से को लेकर उससे उस हिस्से से लेकर के जा रहा है जहाँ पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, इसलिए इंडिया हमेशा इसका विरोध करते रहता है। भारत सरकार की तरफ से कौन कौन से कदम उठाए गए हैं या फिर किन किन मुद्दों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है? टेररिज्म एंड कनेक्टिविटी के ऊपर नरेंद्र मोदी की तरफ से ज़्यादा जोर दिया गया था। मिस्टर मोदीज कम्बेटिव असर्टिवनेस का मतलब होता है किसी भी चीज़ में एकदम दृढ़ता के साथ में कहना। इंडिया हमेशा टेररिज्म और कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, ठीक है, विच इट राइटली हैज़ फंडामेंटल डिफरेंसेस विथ चाइना एंड पाकिस्तान, जबकि यही चीज़ में पाकिस्तान और चाइना का अलग मूड चलता है। टेररिज्म के ऊपर मोदी ने कहा था कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को इंस्ट्रूमेंट के तौर पर अपनी पॉलिसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं टेररिस्ट लोगों को शेल्टर। तो एससीओ के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको ध्यान रखना है कि इस प्रकार के नेशंस को वो क्रिटिसाइज़ करें। दे शुड बी नो डबल स्टैंडर्ड ऑन सच सीरियस मैटर। तो हमेशा ही जब भी कहीं पर कुछ होता है तो भारत टेररिज्म का मुद्दा ज़रूर उठाता है। वाइल नाइदर पाकिस्तान नॉर चाइना विल चेंज कोर्स ऑन टेररिज्म, ना तो चाइना अपना मूड चेंज करेगा ना तो पाकिस्तान अपना मूड चेंज करने वाला है, क्योंकि यदि ये लोग अपना मूड चेंज भी कर लेते हैं तो आप अफ़गानिस्तान को नहीं रोक सकते हैं, और अफ़गानिस्तान के ऊपर भारत ने कोई भी चीज़ नहीं कहा है। कनेक्टिविटी की बात यदि हम करें तो जाहिर सी बात है, हम पहले ही इस चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं कि कनेक्टिविटी के बारे में चाइना ने क्या कहा, इसके अलावा इंडिया क्या सोचता है। तो जो BRI प्रोजेक्ट है उसके 10वें नंबर की एनिवर्सरी थी। चाइना विल होल्ड थर्ड बेल्ट एंड रोड फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तो चाइना अपनी तरफ से ज़ोर शोर से लगा हुआ है। इसके अलावा यदि हम देखें कि ये जो BRI प्रोजेक्ट चाइना लेकर के आया है, इससे चाइना आखिर चाहता क्या है और यूरेशियन गेम आखिर है क्या। कुल मिलाकर के चाइना जो है ना यूरेशिया को इंटीग्रेट करना चाहता है, शटिंग इट आउट ऑफ द रीजन विथ पाकिस्तान्स एक्टिव सपोर्ट। इंडिया को बाहर कर रहा है, पाकिस्तान का सपोर्ट उसको मिल जा रहा है। दिस इज़ नॉट सजेस्ट दैट इंडिया शुड इंडोर्स द BRI which is an instrument of Chinese expansionism, but it has find ways to maintain close ties with Eurasia। तो अब यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये हो गई है कि इंडिया इसका सदस्य है नहीं है वो सब तो ठीक है, लेकिन इसके माध्यम से वो यूरेशिया को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया ने कहा है कि हम जो है बुद्धिस्ट हेरिटेज बनाएंगे, तो बुद्धिस्ट हेरिटेज बनाने से आप चाइना के एक्सपांसन को नहीं रोक सकते हैं। जो कंट्रीज़ चाइना की तरफ भाग रहे हैं उसको आप बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हैं। तो बिसाइड द चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट, ईरान हैज़ नॉट मूव्ड अहेड एज इट्स नीड टू। ईरान का चाबहार पोर्ट भी जो है अभी उतना ज़्यादा प्रगति पर नहीं है जिसकी इंडिया को ज़रूरत है, ताकि वो माल की अपनी जो सप्लाई है वहाँ तक भेज सके उसके माध्यम से, क्योंकि रोड के माध्यम से हम नहीं जा पा रहे हैं पाकिस्तान से होते हुए। इसके अलावा आप देखेंगे जो एक्टिव एयर कॉरिडोर्स हैं विथ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक एंड प्रैग्मेटिक पॉलिसी टुवार्ड अफ़गानिस्तान, जबकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो है डिप्लोमेटिक रिकॉग्नाइजेशन दे दी है तालिबान को, ये काफ़ी इसेंशियल माने जाते हैं। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं, ये वाला जो आर्टिकल है पूरा का पूरा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली जो आर्टिकल लिखा गया है वो महाराष्ट्र की पॉलिटिकल कंडीशन के ऊपर इसको लिखा गया है। महाराष्ट्र की पॉलिटिकल कंडीशन में अभी हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो शिवसेना के बीच में टकराव हुआ। शिवसेना में भी कहना चाहिए कुल मिलाकर के जो उत्तराधिकार है कि कौन CM बनेगा,
इसको लेकर के, पद को लेकर के लालच रहा, इसलिए शिंदे ने शिवसेना को तोड़ दिया और बीजेपी के साथ में गठबंधन किया और अपना बन गया मुख्यमंत्री, और देवेंद्र फडणवीस को बना दिए उप मुख्यमंत्री। पहला कदम ये हुआ। फिर इनका केस चलते रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी जो निर्णय आया था वो शिंदे की तरफ में आया था कि नहीं, जो असली पार्टी है वो शिंदे की ही है, और इधर जो उद्धव ठाकरे हैं वो हाथ में हाथ धर के बैठे रहे, आप ये कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार का जो घटनाक्रम है वो हम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है, जो कि शरद पवार की है, यहाँ पर भी वैसे ही हम कुछ सिनारियो देख रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एनसीपी को छोड़ करके अजीत पवार निकल गए हैं और बीजेपी के साथ में मिल गए। अब शिंदे तो मुख्यमंत्री हैं, अजीत पवार जब अपने साथ में विधायकों को लेके गए हैं तो जाहिर सी बात है उनकी भी कुछ इच्छा होगी, कुछ ना कुछ तो रिक्वायरमेंट रही होगी उनकी, तभी जाके वो बीजेपी को ज्वाइन किए, तो हो सकता है उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अब आ जाती है बात दल बदल कानून की। तो दल बदल कानून से आप कैसे बच सकते हैं? पहले नंबर की बात यह है कि 2/3 बहुमत आपके पास में होना चाहिए। इतने सारे विधायक यदि आपके साथ में पार्टी छोड़ रहे हैं तो आप बच जाएंगे। दूसरे नंबर की बात यह है असली पार्टी किसकी है। तो जाहिर सी बात है जब पिछला डिसीजन शिंदे के पास में गया था तो इस बार भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिसीजन है वो जाहिर सी बात है अजीत पवार के फेवर में जा सकता है कि नहीं, असली जो पार्टी है वो अजीत पवार की ही है। तो दो बातें यहाँ पर हो सकती हैं। अभी देखना है कि निर्णय क्या होने वाला है। दल बदल कानून के अंतर्गत क्या है, दल बदल कानून में आपको जो है अयोग्य ठहरा दिया जाता है, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। कब? यदि आप अपनी पार्टी के खिलाफ में वोट दे देते हैं, आप बोल देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ये गलत कर रही मेरी पार्टी, तो वहीं पर आपको ये समझ लीजिए कि आपने अपनी पार्टी के अगेंस्ट में विप दे दिया है। आप अपनी इच्छा से भी पार्टी छोड़ सकते हैं। आप एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यहाँ पर पूरा का पूरा महाराष्ट्र का सेनारियो बताया जाता है कि पहले किसका डोमिनेंस हुआ करता था, फिर बीजेपी का। भाई बीजेपी आने के बाद में भी किस प्रकार से हम सेनारियो देख रहे हैं कि बीजेपी भी जो है पूरी तरह से क्लीन स्वीप नहीं कर पाई थी, उसको भी गठबंधन यहाँ पर करना पड़ गया था। शुरू में कांग्रेस का राज यहाँ पर हुआ करता था। इसके बाद में हम देखते हैं कांग्रेस की पार्टी से शरद पवार अलग हो गए, अपनी खुद की एक पार्टी बना लिया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इसी चीज़ को दोहराया जा रहा है अजीत पवार के द्वारा। उन्होंने अजीत पवार की पार्टी को छोड़ दिया, गठबंधन कर लिया किसके साथ में? बीजेपी के साथ में। और ये बात जाहिर है कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट केंद्र सरकार में आई है तो हर राज्य में हमें इस प्रकार की घटनाएं लगभग देखने को मिल जा रही। मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई, ठीक है, वहाँ पर भी कांग्रेस आई थी, लेकिन कांग्रेस भी ज़्यादा दिन तक पद का लाभ नहीं उठा पाई, ज़्यादा दिन तक मिठाई नहीं खा पाई। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, इधर से सिसोदिया क्या बोलते हैं, कांग्रेस में फूट पड़ गई और वहाँ के जो लीडर हैं उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और अपने आप वो बन गए, अच्छी खासे मिनिस्टर की पोस्ट उनको मिल गई, यशोधरा राजे सिंधिया को। तो जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो हमें बड़े पैमाने पर दल बदल के अभियान देखने को मिले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम चल जाएं, असम की तरफ में चल जाएं, असम गण परिषद और सत्तारूढ़ कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के दल बदल के बाद 2016 में भाजपा असम में सत्तारूढ़ पार्टी बनी थी। इसके बाद जो पूर्वोत्तर राज्य हैं यहाँ पर आपको व्यापक पैमाने पर इस प्रसार की नीति को देखने को मिल जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में 2016 में कांग्रेस की लगभग पूरी राज्य यूनिट, मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित 45 में से 44 लोग रातों रात बीजेपी में चले गए, तुरंत भाजपा की पार्टी बन गई यहाँ पर। इस प्रकार से हम देख रहे हैं। तो लोगों क्या है ना, कांग्रेस में लालच बहुत ज़्यादा लोगों की, हमें मुख्यमंत्री पद चाहिए, हमें मिनिस्टर बनना है, हमें पैसा चाहिए। यही सब के कारण तो जो है ये लोग अपनी पार्टी को ख़राब कर दे रहे हैं।
इसके बाद सीधे न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। इंडिया और फ्रांस के रिलेशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पार्टिकुलरली ये जो रिलेशन देख रहे हैं हम, रक्षा से रिलेटेड संबंधों की चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से इंडिया और फ्रांस की जो डिफेंस रिलेशन है वो तेज़ी के साथ में बढ़ते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। इंडिया और फ्रांस मिलकर के को डेवलप करेंगे जेट इंजन। तो डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया और फ्रांस दोनों आगे आए हैं, न्यू लेवल तक पहुंच गए हैं। दोनों कंट्री ने अनाउंसमेंट किया है कि हम एक्सटेंड करेंगे उनके ग्राउंड ब्रेकिंग डिफेंस कोऑपरेशन को। एडवांस्ड एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी लेकर के आने वाले हैं बाय सपोर्टिंग द जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन। दोनों देश मिलकर के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन बनाएंगे। इसके साथ साथ में आल्सो एन इंजन फॉर द इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का भी इंजन जो है दोनों देश मिलकर के बनाएंगे। बीइंग डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। और इस मामले में कौन आगे रहने वाला है, ये काम दिया जाएगा इंडिया की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को, HAL जिसको बोला जाता है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ आई है वो इसरो की प्रोजेक्ट को लेकर के है, चंद्रयान 3 मिशन से रिलेटेड है। तो इस बार चंद्रयान 3 का जो लॉन्चिंग की गई है वो सबसे पावरफुल रॉकेट के माध्यम से इस सैटेलाइट को हम भेज रहे हैं। कहाँ पर? चंद्रमा में। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसको भेजा जाएगा। तो अभी ये पहुंचेगा 23 अगस्त को। 23 अगस्त को इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे। तो जब तक इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो जाती है तब तक हम इस मिशन को सक्सेसफुल नहीं मान सकते हैं। लेकिन अभी जो लॉन्चिंग रही है वो सफल रही है। इंडिया का तीसरे नंबर का जो मून मिशन है चंद्रयान 3, इसको सक्सेसफुल लॉन्च कर दिया गया है। एक लॉन्च व्हीकल मार्क 3, रॉकेट का नाम क्या है? LVM रॉकेट है। इसको भेजा गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा से। टाइम पीरियड 2:35 को फ्राइडे के दिन। ये इंडिया का सेकंड अटैम्प्ट है सॉफ्ट लैंडिंग रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ऑन द लूनार सरफेस आफ्टर प्रीवियस अटैम्प्ट। चंद्रयान 2 फेल हो गया था 2019 में। इस प्रकार से यदि हम देखें अभी तक 3 कंट्रीज ऐसी हैं, US, रसिया एंड चाइना, हैव सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून। तो चाइना, रसिया